कुछ बड़ी खबरें एक बार फिर आपके सामने रख दें। तमिलनाडु में न सिर्फ मुख्यमंत्री स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन भी पीछे चल रहे हैं और उनके पार्टी के 14 मंत्री पीछे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी के 10 मंत्री इस वक्त पीछे चल रहे हैं। तमिलनाडु में तो अभी बाहर जब मैं गई थी तो 2-3 फोन कॉल मैंने घुमाए रजत जी, वो कहते कि उदयनिधि स्टालिन और इनको तो सनातन का श्राप लग गया है। जिस तरीके से डेंगू, मलेरिया, मच्छर, न जाने किस तरीके के आपत्तिजनक शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो लेकिन देवेंद्र, है तो एंटी इनकम्बेंसी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है और वहाँ पर शायद स्टालिन उस चीज़ को भांपने में सफल नहीं रहे कि हमें क्या न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। टीवी के उनके सामने इतनी बड़ी होती गई और वो उनका ज़्यादा फोकस मुझे लग रहा है कि एआईएडीएमके को लेकर ही था कि उसी के खिलाफ स्ट्रेटजी बनाना, और डैमेज करने के हिसाब से टीवी के ने ज़्यादा डैमेज कर दिया डीएमके को। क्योंकि हमेशा से देखिए, अगर तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ बाइपोलर कॉन्टेस्ट रहा है। बाकी थर्ड फोर्स वहाँ पर आए हैं। 2006 में हमने विजयकांत को देखा 8% वोट। सीमान वहाँ पर एनटी की एक पार्टी है जो हमेशा 4-5% पिछले और उन्होंने 8% वोट लिया। तो विजयकांत तो 20 सीटें लेकर आए थे। वो जब उनके साथ टाइप में आए थे, जब किसी एक द्रविड़ पार्टी के साथ वो गठबंधन में गए, तब उनकी सीटें जो है वो ज़्यादा बड़ी। 2011 में जयललिता के साथ उनका टाइप था। 2006 में जब उन्होंने पार्टी लॉन्च की थी 8% उनका जो है वो वोट शेयर था और एक सीट वो खुद अपनी सीट जीत पाए थे। इस वजह से वहां पर हमेशा से ये एक कह सकते हैं कि परसेप्शन है कि वहां पर तीसरी पार्टी फोर्स नहीं बन सकती है। लेकिन ये कह सकते हैं कि बहुत अंडर एस्टिमेट किया टीवीके को। जिस तरह से अब जो खबर आ रही है सैदापेट में मां सुब्रमण्यम जो बड़े डीएमके के नेता हैं और बड़े मंत्री हैं चेन्नई के, वो कम से कम 9000 वोटों से पीछे चल रहे हैं तीसरे राउंड की हालत है। तो आप सोचिए कि मार्जिन भी किस तरफ जा रहा है टीवी के। फिल्म स्टार को लेकर क्रेज वहाँ बड़ा गजब का रहता है। पढ़ी लिखी सोसाइटी है, बावजूद इसके वहाँ पे फिल्म स्टार को लेकर मंदिर बना देना, ये देश में किसी और राज्य में देखने को नहीं मिलता है। बहुत इमोशनल लोग हैं तमिलनाडु के। वो एक बार किसी के साथ अपना दिल लगा लेते हैं तो फिर उसको मतलब फिल्म स्टार के लिए मंदिर बनना सबसे ज्यादा आत्मदाह की घटनाएं जो है इमोशनल मुद्दे पर तमिलनाडु में होती है। कल राघवन से बात हुई थी, बता रहे थे कि अभी भी अगर रूरल तमिलनाडु में आप चले जाइए तो उनके जहन में करुणानिधि, जयललिता अभी भी बसे हुए। उनको सिर्फ उगता सूरज और पत्ती समझ में आता है, उनको कौन है अब नया चेहरा वो इतना नहीं अभी भी समझ पाए। यही वजह थी कि कमल हासन और रजनीकांत के दौर में वो उतना इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस वक्त लगातार जैसे हम कहते हैं कि करुणानिधि और जयललिता जैसे स्टालवार्ट वहां पर मौजूद थे और वो पेनिट्रेशन जो है वो मुमकिन नहीं था। विजय के लिए कह सकते हैं कि टाइमिंग बहुत शानदार रही। एक वैक्यूम वहां पर था और लोग बदलाव चाहते थे, शायद इस वजह से ये आंधी आप देख। और जो अभी देवेंद्र कह रहे थे ना कि फिल्म स्टार्स के प्रति, मैंने एमजीआर की जब डेथ हुई तो मैं रिपोर्टर था और मैंने वो प्रोसेशन देखा था, किस तरह से लोग नंगे पांव भाग रहे थे और किस तरह फूट फूट लोग रो रहे थे, किस तरह से लोग छाती पीट रहे थे, वो नज़ारा आज भी मैं भूल नहीं सकता हूँ। और जयललिता को उनकी जो जिस पर शव रखा गया था, उस गाड़ी पर बैठी थी, उनको नीचे उतार दिया गया था। इस एक घटना ने जयललिता को सुपरस्टार बना दिया लोगों के बीच में और फिर वो चुनाव जीती। तो ये इमोशन है फिल्म स्टार के प्रति, लेकिन फिल्म स्टार को फिर साबित भी करना होता है कि मैं वाकई में लोगों के लिए हूँ। इस संदर्भ में फिल्म स्टार के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि असम में जो जुबिन गर्ग की जो मृत्यु हुई थी, जो इतना भावुक मुद्दा बना था, वो क्लियरली इलेक्शन इशू, चुनाव का इशू नहीं था। ये ग्राउंड पे लोग कह रहे थे कि जस्टिस फॉर जुबिन, लेकिन कोई भी सरकार को दोष नहीं दे रहा था। सब कह रहे थे हमें दुख है इस बात का कि अभी तक न्याय नहीं मिला है, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये सरकार न्याय लाएगी। तो क्लियरली जो कांग्रेस की एक स्ट्रैटेजी थी कि इसको कन्वर्ट करे एक एंटी इनकम्बेंसी मुद्दे में, वो नहीं हो पाया है। इस पे बीजेपी के एक नेता का कहना था कि जुबिंदा के निधन वाले मामले पे जिस प्रकार का अनरेस्ट था ग्राउंड पे, हिमंता के अलावा कोई और उसको मैनेज नहीं कर सकता था। और हम लोग एकदम से डर गए थे कि न जाने अब इस अनरेस्ट को हम लोग कैसे करेंगे चुनाव से पहले इतना बड़ा। हिमंता लेकिन बहुत उसमें दिखाई भी दिए, वो खुद उस शव जो यात्रा थी उसमें शामिल थे। उन्होंने अपने कंधों पर भी जुबिन के शव को उठाया है। तो ये सारी चीजें भी तो पब्लिक इससे कनेक्ट करती है, उससे देखती है कि एक लीडर है लेकिन ये भी जुबिन गर्ग का फैन है। देखिए, एंड ऑफ द डे असम के लोगों को क्या चाहिए? उनको जो चाहिए वो उनको मिल रहा है। उनको अब जो प्रोग्रेस चाहिए था वो मिल रहा है, सड़कें मिल रही हैं, वेलफेयर मिल रहा है। एक ऐसा स्टेट जो पिछड़ा रहा है, जो हमेशा निगलेक्टेड रहा है, उस स्टेट के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मतदाता के लिए बहुत चीज़ें होती है भावुक होने के लिए, लेकिन जो डे टू डे ब्रेड वाटर इश्यूज होते हैं वो ज़्यादा बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगर मैं पिछले बात करूं, क्योंकि असम में मेरा पिछले 10 सालों में लगातार जाना हुआ है, लगभग 1 साल में एक विजिट हो जाती है, तो उसमें जो डेवलपमेंट है ना, वो आपको अपनी आंखों से फ़र्क, खुद आप अगर एज ए विजिटर भी जा रहे हैं तो आपको अपनी आंखों से वहाँ की सड़कों से लेके
फ्लाईओवर्स में, आसपास के लोगों में, सब चीज़ों में आपको डिफरेंस कल्चर में धीरे धीरे महसूस होने लगेगा। वो डेवलपमेंट दिख रहा था और वो डेवलपमेंट हर एक को समझ में भी आ रहा था और उसके फायदे डेवलपमेंट का नैरेटिव अटल जी की सरकार के समय से बना। मैं 2021 में गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ जा रहा था, टैक्सी वाला बताता था ये अटल जी की सड़क है, उसके बाद बताता अब ये मोदी जी की सड़क पर आ गए। तो इस टर्म में मैंने और किसी राज्य में नहीं देखा कि टैक्सी वाला बताए कि ये सड़क किसकी बनवाई है, ये किसकी बनवाई है। और हद तो ये हो गई कि जब बीजेपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर का एक वीडियो डाला चुनाव से कुछ ही महीने पहले, तो कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि एआई जनरेटेड है। मतलब जो डेवलपमेंट वहाँ पे हो रहा है, रियल पिक्चर, वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। मैं लेकिन लोअर असम पर थोड़ी मनोज जी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि लोअर असम है जिसमें आप धुबरी हो गई, कोकराझार हो गया, बंगाईगांव हो गया, इन क्षेत्रों में हम जानते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी बहुत बड़ी संख्या में है और यहाँ पर बीजेपी के लिए वैसे भी थोड़ी मुश्किल रहती है। यहाँ से क्या आपके पास रिपोर्ट आई? देखिए, सबसे बड़ा है कि वहाँ पे मुसलमान भी दो तरीके से बटे हुए हैं, एक असमिया मुसलमान, एक बांग्लादेशी मुसलमान। और इसका बेनिफिट पिछले चुनाव में भी बीजेपी को मिला था और इस चुनाव में भी उसको बीजेपी को वो दिख रहा है कि वो मिला है। चूँकि थोड़े से बिखरे हुए भी असमिया मुसलमान में है, वहाँ से हटकर भी बहुत सारे वोट उनके वो पर में भी, तो ये साफ दिख रहा था। लेकिन एक चीज़ है कि हिंदुत्व के साथ जिस तरीके से बदलाव वहाँ पे हेमंता ने अपने कार्यों के साथ लोगों को जोड़ा है, वो साफ वोटों में नजर आ रहा है। और दूसरी बात है कि बंगाल के रुझानों पे 170 जो बीजेपी दिख रही है, यहाँ पे 50% वोट शेयर मिल रहा है, ये बहुत बड़ा है। तो अब ये भी मान लेना चाहिए कि बीजेपी 170 से ऊपर ही जा सकती है यदि ये 50% का जो रुझान दिख रहा है, नीचे आने का भी मुझे नहीं लगता कि स्कोप दिख रहा है। और अब मैं आपको बताऊं, रीजनल चैनल जो पहले डरते डरते अपने सर्वे में उन पे अभी भरोसा आने में टाइम लग रहा था, तो वहां पर पहले शुरुआत में नेक टू नेक फाइट थी, अब वहां पर भी 20 सीटों का मार्जिन जो है वो आने लग गया है। और अभी रीजनल चैनल्स की बात करूं तो बीजेपी को उन्होंने 100 का आंकड़ा पार करा दिया, 105 के इर्द गिर्द है और टीएमसी भी 87 के इर्द गिर्द है। तो सीधे सीधे उन्होंने भी मान लिया है कि भाई ये जो अपवर्ड ट्रेंड है वो बीजेपी के खाते में ही जाता हुआ इलेक्शन कमीशन खुद 50% का दे दिया वोट शेयर। यदि 50% आने का एक मीनिंग निकल जाता है कि ये 50% का जो शेयर है वोट परसेंट का, वो सीट में कन्वर्ट होगा ही होगा, भले आप कुछ एरिया में लेकर। 50% का मतलब है कि बीजेपी को लोगों के 70% से ज्यादा वोट मिले। बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, जरा आप स्क्रीन देखें। बीजेपी की लहर असम से लेकर पश्चिम बंगाल साफ दिखाई दे रही है। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा का जादू चल रहा है, वो दिखाई दे रहा है। उनकी स्ट्रैटेजी, आप मियां मुसलमान को चाहे सही कहें चाहे गलत ठहराएं, लेकिन वो भी दिखाई दे रहा है। स्टॉन्च हिंदू सपोर्टर्स और जो हिंदुत्व की विचारधारा है, उस पर आप देखिए बीजेपी के जो चुनिंदा लीडर्स है जो एकदम साफ साफ बात करते हैं। उसमें आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लें, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को लें, अगर शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उनकी लैंग्वेज भी आप देखें और उनका अंदाज से बयान भी देखें, उससे ये समझ में आता है कि इधर उधर की कोई बात नहीं करते, सीधी बात करते हैं और वो शायद जनता पसंद करती है। प्रदीप जी? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से कोई भी व्यक्ति हो जो सार्वजनिक जीवन में है, अगर वो अपने दिल की बात बोलता है सार्वजनिक रूप से और वो कनेक्ट बना पाता है, कम्युनिकेट कर पाता है, तो उसका असर होना तय है। लोग बहुत जल्दी इस बात में फ़र्क कर लेते हैं कि आप दिखाने के लिए बोल रहे हैं या सचमुच आपके दिल में ये बात है। इन दोनों के फ़र्क को सभी नेताओं को समझना चाहिए कि आपके जो दिल में है, अगर आप वो बात बोलेंगे तो असर होगा। केवल अपने विरोधी को नीचा दिखाने के लिए या अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए, जिस पर आपका खुद का कन्विक्शन नहीं है, अगर वो अब बात आप बोल रहे हैं तो उसका असर नहीं होगा। तो मतदाता बहुत जागरूक है, हमेशा से रहा है, और मैं तो मानता हूं कि जो सबसे कम पढ़ा लिखा मतदाता है इस देश का, वो पॉलिटिकली सबसे ज्यादा जो है वो इंटेलिजेंट। सर, अब एक और टैली में फिर से अंतर आ रहा है। हालांकि जिस तरह से लगभग तमाम जो सीटें हैं उनमें 20 राउंड तक की और कुछ कुछ सीटों पे तो 25-27 राउंड तक की भी काउंटिंग होनी है, तो यहाँ पर अभी ये टैली में बीजेपी की सीटें जरा कुछ कम हुई हैं, लेकिन अभी भी बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से वो मेजॉरिटी मार्क के काफी ऊपर है। मैजिक फिगर 148 का 163 पर लीड बनाए हुए है, तो ये लीड टीएमसी की अभी थोड़ी बड़ी है, 125 पर आई है, लेकिन मेजॉरिटी मार्क से काफी पीछे चल रही है। तो किसी भी ट्रेंड को आप देख लीजिए, यहाँ पर वोट परसेंटेज
स्टेज के लिहाज से देख लें या दिन के सुबह से जो ट्रेंड आ रहा है, वोटिंग शुरू होने से पोस्टल बैलेट, फिर ईवीएम, एक राउंड की काउंटिंग खत्म होती है, तो बीजेपी की लीड यहां पर बरकरार है। ममता सरकार के कई मंत्री पिछड़ रहे हैं। अगर तमिलनाडु की बात करें तो 230 सीटों में से डीएमके की सरकार जाना तय है। वहां पर सीधे सीधे वॉश आउट होती हुई दिख रही है। खुद स्टालिन जो हैं वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, उनके बेटे भी पीछे चल रहे हैं, उनकी पार्टी के कई बड़े मंत्री पीछे चल रहे हैं। 51 सीटों पर फिलहाल वो लीड लेती हुई नजर आ रही है। कमाल वहां पे किया है टीवीके ने, विजय ने, तो वहां पर 102 सीटों की लीड यहां पर बनाई हुई है। तो एक तरह से एक चमत्कार है जिसे कई पोलस्टर्स जो है वो पढ़ भी नहीं पाए थे। इस तरह से वो किंग मेकर या किंग ही बन जाएंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। एआईडीएमके अपना रूरल वोट बैंक जो है उसको इंटैक्ट रखे हुए है, अपने जो भी उसके रीजन है जहां पे उसकी मजबूत पकड़ थी वहां पर वो गेन करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को भी यहां पर 3 सीटों का जो है वो लीड मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं असम की। तो असम में जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, एक थंपिंग मेजॉरिटी के साथ एंटी इनकम्बेंसी कहीं नजर नहीं आ रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो सीधे कहते हैं कि कुछ सीटें जो है वो कांग्रेस के लिए, विरोधियों के लिए छोड़ ही देते हैं, जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो 50% से ज्यादा है, जहां पे डेमोग्राफी उनके फेवर में नहीं है। तो उसको अलहदा हटाते हुए परिसमन में जो कास्ट कॉम्बिनेशन बने हैं, जो डेमोग्राफी चेंज हुई है, उसके बाद से जो उनको फायदा मिल रहा था वो सीट कन्वर्जन में भी नजर आ रहा है। शतक उन्होंने यहां पर लगा लिया है। केरल से राहुल गांधी एक बार फिर से देवेंद्र शतक से चूक गए। हाँ निश्चित तौर पे। अच्छा, केरल ऐसा इलेक्शन था नहीं कि केरल में अगर कांग्रेस पार्टी हारती तो निश्चित तौर पे वो बहुत गंभीर संकट होता। फिर कि ऐसे इलेक्शन में जब आमतौर पे केरल में एक बार में सरकार बदल जाती है, 2-2 बार का एंटी इनकम्बेंसी हो और तब भी अगर आप ना जीते हैं। दूसरी चीज़ की जो इनफाइटिंग या सीएम वाली चीज़ होती है ना, वो ऊपरी बहुत सतही होती है, वो इलेक्शन पे असर डाल दे ऐसा नहीं होता। वो आपस में आप चाहे जो राइवलरी कर रहे हैं, लेकिन अगर ठीक ठाक इलेक्शन है उसका बहुत असर होना नहीं था। उस लिहाज से उनके लिए एक शानदार सफलता। जो बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिहाज से वो ये कि अगर असम में आप चैलेंज भी ना पेश कर पाएँ, हराना तो दूर की बात, एक चैलेंज भी ना पेश कर पाएँ, वो ज़्यादा बड़ा झटका था। और आप देखें तो थ्रू आउट द इलेक्शन बीजेपी और एनडीए के लोग यही दावा करते रहे और यही उनका संघर्ष रहा कि हमें सेंचुरी हम पार कर पाएंगे या नहीं। मतलब जीत को लेके, मेजॉरिटी मार्क को लेके इसमें कहीं कोई डाउट ही कभी नज़र नहीं आया। वो बार बार इस बात को कहते थे कि बस देखना ये है कि 100 का आंकड़ा हम पार करते हैं या नहीं करते, और उस काम को होने देना वो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका। एक बार फिर से हम पश्चिम बंगाल की इसलिए बात कर लेते हैं कि बीजेपी तो ये हमेशा से जानती थी कि वो असम जीत रही है और सारी मशीनरी, सारी रणनीति अमित शाह के इतने दिनों तक पश्चिम बंगाल में रुकने के पीछे, स्ट्रेटेजाइज करने के पीछे कारण ही ये था कि पश्चिम बंगाल ये राज्य उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और अब यहाँ पर 163 सीटों पर बीजेपी की लीड बनना ये बताता है कि ये एक ऐसा राज्य है जो अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी कमल का फूल खिलाने में कामयाब होने जा रही है। मालदा और मुर्शिदाबाद, 2 रीजन की बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि मुर्शिदाबाद एक तो बहुत ज्यादा सुर्खियों में आया कि जब वहां पर हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने की बात की। शुभेंदु अधिकारी कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। In favor of me in ward number 63. Expected result 3, 4, 5 77 নম্বর ওয়ার্ড। এখানে মমতা ব্যানার্জি ভালো লিড নেবেন। আমি যা প্রথম থেকে বলেছি 7, 8, 9, 10 আমি ওই বড় লিড কভার করব এবং 10 রাউন্ডের পর থেকে আমি এগোতে থাকব এবং এক্সপেক্টেড মমতা ব্যানার্জি এগেন ডিফিট ইন ভবানীপুর অ্যাসেম্বলি। মালদা মুর্শিদাবাদে মানুষকে যেভাবে দেখা যাচ্ছে ভালো লিড করছে, কি বলবেন? মানে যেই আসন এক্ষুনি কিচ্ছু বলবো না, বিজেপি সরকার করছে এটুকু বলবো এবং ক্লিয়ার ম্যান্ডেট, একদম ক্লিয়ার ম্যান্ডেট বিজেপি সরকার। দাদা দক্ষিণ না না না, ইটস টু আর্লি টু সে। দাদা দক্ষিণ কলকাতায় আপনিও এগোচ্ছেন, স্বপন দাশগুপ্ত তিনিও অনেকটা লিডে রয়েছে, তৃণমূলের গড়ে কি এবার কার্যত কলকাতাতে শিক্ষিত লোকজন, হিন্দুরা, তারা মমতা ব্যানার্জিকে রিজেক্ট করছে, ইনিশিয়াল ট্রেন্ড তাই বলছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভাষার নামে, জাতের নামে হিন্দুরা বিভক্ত হয়নি। সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর মতো লোক পিছাচ্ছে, সৈকত পাঁজা আমার ভাই এগোচ্ছে, ইটস এ ভেরি গুড সিমটম। ডায়মন্ড হারবারে দীপক হালদার এগোচ্ছে, ইটস এ আনএক্সপেক্টেড। মানে যে সিটগুলো, বাকি তো এক্সপেক্টেড। শিবপুরে আমরা এগোচ্ছি, নর্থ হাওড়া এগোচ্ছি, ভেরি গুড ট্রেন্ড।
কলকাতাতে বিজেপি শুরু করে দিয়েছে, রাসবিহারীতে এগিয়ে রয়েছেন স্বপন দাশগুপ্ত। ভবানীপুর বলছেন না কেন, 2200 উঠে গিয়ে এরপর আমি পেছাবো 77-এ, যেখানে ওদের ভোট অনেক, আমি অনেকটাই পেছাবো, তারপর আমি মেকআপ করবো। আমি যখন 70 নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকবো তখন ছক্কা মারতে শুরু করবো। All Hindus are united in favor of Narendra Modi. মোদিজির জয়, পশ্চিম বাংলার জনগণের জয়। मेरा एक्सपेक्टेड है, मेरा 4500 लीड हुआ सेकंड राउंड में, एक्सपेक्टेड है। हिंदू बहुल क्षेत्र था। टीएमसी की तरफ से बोला जा रहा है कि अभी भी जो वार्ड है वो आपके फेवर में, आपकी जो मेजॉरिटी वार्ड है वो बाद वाले जब खुलेंगे तो उनके फेवर में जाएंगे। तो उनका वो आप न्यूज 18 है ना, ठीक है, बोलिए छोड़। दादा ऑल ओवर जो ट्रेंड है, ऑल ओवर बंगाल में जो ट्रेंड है, क्या लग रहा है मेजोरिटी तो आप लोगों को मिल रहा है, तो एटलीस्ट ट्रेंड तो वो कह रहा है, तो आगे क्या उम्मीद रहेगा? 4 राउंड हो गया है भाई, सरकार तो बीजेपी भागुआ तो एक्सपेक्टेड, हम लोग देख लिया ना। हिंदू ईवीएम बीजेपी, मुसलमान ईवीएम टीएमसी, मालदा मुर्शिदाबाद उत्तर दिनाजपुर छोड़ के वहाँ मुस्लिम लोग कांग्रेस को फेवर कर रहे हैं। बंद हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, इसके एलिगेशन लगा रहे हैं कि सीसीटीवी। वो सब रोने दीजिए, खत्म, पूरा खत्म। बोला था 50 नहीं क्रॉस कर पाएगा, चैलेंज करते हैं। छोड़िए, अभी इसमें बोलना ठीक नहीं है। अभी 15 राउंड 16 राउंड बाकी है, मैं आपको जानकारी देते रहूंगा। 12 बजे मुलाकात होगा। चलो कहते हैं कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कि मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि 164 सीटों पर अब बीजेपी की जो लीड थी, वो कह रहे हैं कि अगले 1 घंटे में फिर से आऊंगा, 12 बजे फिर से मुलाकात होगी, और यहाँ पर उनकी लीड सामने एक बार फिर से आ गई है। 2200 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। बंगाल में 4 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, सब जगह भगवा ही भगवा है। हिंदू इज यूनाइटेड फॉर मोदी, सीधे कह रहे हैं हिंदू इज यूनाइटेड फॉर मोदी। भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी फिर से यहाँ पर आगे हो गए हैं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, जिस तरह की लीड बीजेपी ने बनाई है, अभी बधाई स्वीकार कर लेंगे या अभी थोड़ा इंतजार और करना है? उनका टीवी लेफ्ट साइड में लगता है। नहीं, मेरा विचार है जो ये रुझान दिखाई पड़ रहे हैं, यह एक संकेत दे रहे हैं कि बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठ रही है। परंतु हमें विश्वास है कि जिस क्षण ये रुझान परिणाम में परिवर्तित होंगे तो यह तरंग सुनामी का रूप लेते हुए दिखाई पड़ेगी। और मैं कह सकता हूं यह एक संकेत है कि ईमानदारी से यदि आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने विगत 12 वर्षों से जो लक्ष्य तय किया था उस दिशा में सब कुछ है। 2011 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हम अप्रासंगिक दल थे। 2016 में 3 सीटें और 10% वोट, 2021 में 77 सीटें 38% वोट। तो वो जो एक ट्रैजेक्टरी दिख रही थी वो स्वाभाविक सामने दिखाई पड़ रही थी। और मैं ये भी एक आपको याद दिलाना चाहता हूँ, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा, अमित शाह जी ने 2014 में, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बने थे, तब वो महामंत्री थे और उत्तर प्रदेश में शानदार जीत के बाद वो उसके प्रभारी के रूप में वो इस विषय पे चर्चा कर रहे थे। उन्होंने व्यक्तिगत चर्चा में हमारे सामने बोला था कि उत्तर प्रदेश के बाद अब अगला लक्ष्य जो है पश्चिम बंगाल है। तो उस समय तो पश्चिम बंगाल की कल्पना करना व्यर्थ था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 का चुनाव जीतने के बाद मुझे स्वयं राजनाथ सिंह जी ने बताया था, उस समय वो अध्यक्ष भी थे, गृह मंत्री भी थे, जस्ट कुछ दिन हुए थे चुनाव जीते। उन्होंने कहा भाई मोदी जी तो गजब है, यहाँ बैठ के ये कोई चर्चा नहीं हो रही थी कि हम चुनाव जीत गए, बहुत अच्छा। लक्ष्य हो रहा था 2019 और इसके आगे के चुनावों में किन राज्यों में हम उठ सकते हैं, तो उड़ीसा और बंगाल वो लिया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक सुविचारित दृष्टि से केंद्रीय नेतृत्व ने काम किया। हमारे तमाम कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, क्या क्या कष्ट नहीं सहा है, प्रताड़ना नहीं सही है, सब कुछ सहा। और उसके बाद आज अगर आप देखें तो चाहे हमारे वहाँ शुभेंदु अधिकारी जी हों या श्रमिक भट्टाचार्य जी हों, अथवा जो भी हमारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं, सुनील बंसल जी हैं या अमित मालवीय जी जो इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, सबने मिलकर पूरे एक टीम स्पिरिट के थ्रू काम किया है, निरंतर काम किया है, प्रतिकूल परिस्थितियों में काम किया है। फिर भी हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए।